A lot of preparation for this particular event. Usually, we do see the Prime Minister in attendance at this function. And like I said, in 2019, the Prime Minister was at this particular event. But because of the COVID disruption, he's back now. But I do see a lot of people there who've gathered in huge numbers to be able to be a part of this event that the Prime Minister is also participating in. Exactly, as you rightly stated, Prime Minister participated in Dwarka Sector 10 event in 2019 as well. It was the Vijayadashmi in 2019 when last he came to this place. Right now, showing you the visuals as more and more people have gathered here on the celebration to celebrate the Vijayadashmi and Dussehra here at Ramlila Maidan ground in Dwarka Sector 10, which is organized by Ramlila Society. And right now, as I stated that last time, 2019. When Prime Minister visited here, that time there were 3 effigies where Prime Minister shot an arrow and burned the effigy of Ravan. But today here, what we see is 4 effigy, and 1 effigy specifically is against all those evil and haters who indulge in crime against women, and that is the symbol which is being represented here. Ground, and everyone is so excited because Prime Minister Narendra Modi for the second time has come here and is participating. हो रहे हैं और पहुंचकर वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही साथ विधिवत रूप से जो पूजा है वो यहां संपन्न हुई, जिसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर बाद 11वें भव्य रामलीला के आयोजन में रावण दहन भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना की विधिवत रूप से। विजयादशमी का ये पर्व अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और किस तरीके से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका अंत कर अच्छाई की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। द्वारका नई दिल्ली की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। राजधानी दिल्ली का द्वारका सेक्टर 10 जहां पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, वहां अब से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। आज प्रधानमंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं और उससे पहले विधिवत रूप से आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त की तस्वीरें, दीप प्रज्वलन, क्योंकि जो दशहरे का पर्व है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कैसे अंधकार को खत्म कर हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म कर कैसे प्रकाशमान सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहां पर राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 में, जहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से यहां पे पूजा अर्चना की गई मंत्रोच्चारण के साथ। आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र उनको बांधा गया। विजयादशमी का यह पर्व अपने आप में कई संदेश लगातार न सिर्फ समाज को, दुनिया को, बल्कि पूरे विश्व को दे रहा है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा।
मंत्रोच्चारण के साथ जो रक्षा सूत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई, दीप प्रज्वलन भी हम देख सकते हैं तरीके से जो प्रधानमंत्री ने किया है। ये पर्व एक तरीके से अंधकार को दूर करने का भी पर्व है। और ये सीधी तस्वीरें पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले, इसका मानवर्धन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियां वहीं से खड़े होकर बजाइए और आप तक उनकी ऊर्जा स्वयं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो स्वयं केदार के भक्त हैं और वो आज यहाँ आए हैं हम सबका मानवर्धन करने के लिए। तो इस उद्घोष के साथ आप अपनी जगह लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपने स्थान पर विराजिए, जिससे कि हम अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सकें और उनकी ऊर्जा को स्वयं में धारण कर सकें। आज अत्यंत खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन हम सब के लिए, क्योंकि मंच पर वो हैं जिनको कि आप और हम सब नमन करते हैं, जिनको हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं, पर हमारी परिवार की माताएं नमो कहती हैं, अर्थात जिनके नाम में नमन है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर नमन भेजिए अपने परिवार का, और हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी का भी नमन भेजिए, क्योंकि आज इस दरबार को सजाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। आइए इस रामलीला, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस तृतीय वर्ष में और आयोजन के इस 11वें वर्ष, 11 अंक ऐसा जो प्रसन्नता का सूचक, अभिनंदन का सूचक, प्रेम का सूचक, सगन का सूचक, और सगन देने कौन आए हैं, प्रेम बांटने कौन आए हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन उनके हाथों से जिनको हमने पार्लियामेंट हाउस में भेजा है, जो द्वारका और पूरी पश्चिमी दिल्ली को सांसद के रूप में संभालते हैं, हमारे भाई श्री प्रवेश साहब सिंह जी। विनम्र अनुरोध उनसे कि अपने स्थान से उठें और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और अभिनंदन और स्वागत पुष्प के साथ भी होगा और साथ साथ होगा सबसे पहले उस भव्य माला के साथ जिसे पूरी सोसाइटी, हमारे द्वारका श्री रामलीला के सोसाइटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत जी ने बड़े प्रेम से बनवाया है। तालियां बजाइए और उद्घोष कीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम। और मंच पर जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री आकाश गहलोत जी। और अब पुष्पों के द्वारा स्वागत के पश्चात ये माला मान है हमारा, सम्मान है हमारा, जिसे संभालते हैं हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा विनम्र अनुरोध हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से कि वे महान नायक, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उस दुशाला के साथ जिसमें उन्होंने श्री राम की मूर्ति और प्रतिमा का एक खूबसूरत स्वरूप राम का चित्रण करवाया है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस दुशाला को देखिए और जिसके कंधे पर डाली जा रही है उनको निहारिए। दुशाला में स्वयं श्री राम का चित्र अंकित है। हाथ उठाकर ताली बजाइए, ये सोच होती है सांसद की। और जो पहन रहे हैं वो स्वयं राम के समान इस धरा पर अन्याय का नाश करते हैं और सत्य की विजय करने के लिए हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। विशेष अनुरोध
श्री प्रवेश जी से कि पगड़ी बांधकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और अब अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे, और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जिन्होंने इस पूरी रामलीला का रूप सजाया, हमारे मुख्य संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी श्री राजेश गहलोत जी से विनम्र अनुरोध, जो पूर्व विधायक भी रहे और आज पूरी द्वारका में आपका नाम गूंजता है, श्री राजेश गहलोत जी से अनुरोध कि वे हनुमान जी की गदा, और आप नाम लीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की गदा एवं शॉल भेंट करें। अब विशेष अनुरोध उनसे जिनके शब्दों को मैं यहाँ मंच से बोलती हूँ, यहाँ गीतकार गाते हैं और जो पूरी इस लीला का स्वरूप रचते हैं, अर्थात हम सबके डायरेक्टर महोदय श्री राजीव सोलंकी जी से विनम्र अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विशेष अनुरोध श्री सुखबीर शौकीन जी, संरक्षक महोदय द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की गदा एवं गिफ्ट भेंट कर पुनः पुनः स्वागत करें, और आपके हाथ की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अनुरोध कि मंच पर वे तिलक करें उनका, जिनके लिए आज विजयदशमी का ये त्योहार मनाया जाता है। यस, आई थॉट समवन सेड ओके। हमारा विशेष अनुरोध श्री नागेंद्र सोलंकी जी से, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब तालियां बजाते रहिए मन से। हमारा विशेष अनुरोध श्री हंसराज गोयल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से, कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सब ताली बजाते रहें और स्वागत हम। श्री मुकेश गर्ग जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विशेष अनुरोध कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारा विशेष अनुरोध श्री अर्चित गर्ग जी से कि वे जो संरक्षक हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के, प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी भेंट कर उनका स्वागत करें, सम्मान करें, और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान किया श्री प्रवेश वर्मा जी, श्री राजेश गहलोत जी, श्री राजीव सोलंकी जी, श्री नागेंद्र सोलंकी जी, हंसराज गोयल जी, मुकेश गर्ग जी। अब विनम्र अनुरोध श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें एवं गणेश जी की मूर्ति भेंट करें। संरक्षक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जोरदार तालियां। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट करें। श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी। आपके हाथ की तालियां क्यों थम जाती हैं? आपके प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रेम भेज रहे हैं, तो आप उत्साह भेजिए। विशेष अनुरोध श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी से, और अब इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से विनम्र अनुरोध कि आप प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं रामायण, अर्थात जिसका मंचन हमने यहाँ किया, उसे भेंट कर हम सबका मान वर्धन करें। जोरदार तालियां। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी, और इसके पश्चात श्री धर्मपाल सिंगला जी। विशेष अनुरोध अब श्री पवन अग्रवाल जी से कि प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विशेष अनुरोध डॉक्टर कमाल ए खान, संरक्षक द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी से कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करें। डॉक्टर कमाल ए खान, आगे बढ़ते और तालियों की आवाज जरा बुलंद। विशेष अनुरोध श्री हरिओम गर्ग जी, संरक्षक।
towards the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। विचरण देते हैं तो दिखाते हैं कि वो महादेव जिस तरह विष का पान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तैयार हैं हर एक आफत को अपने सीने पे लेने के लिए। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जय जय श्री राम। और अब जिस विजयदशमी के त्योहार को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे उस मंचन का वो अंश हम देखें, जिस अंश को देखने के लिए और जिस अंश के पश्चात हम रावण वध करेंगे। आइए आनंद लेते हैं आप सबकी तालियों के बीच श्री राम और रावण के युद्ध का। अभी आपने शक्ति पूजा देखी और अब देखिए श्री राम रावण युद्ध। युद्ध में क्या हुआ और क्या होगा, आइए जोरदार घोष के साथ आज की लीला के इस आखिरी दृश्य का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम और रावण का युद्ध यहां पर होगा, पर उससे पहले हम स्वागत करवाना चाहेंगे शब्दों से। ये एक तटस्थ स्थिति होती है कि सब तैयार हो जाएं, पर हमारे सांसद महोदय जो स्वयं यहां पर आकर शब्दों से हमारे बीच पधारे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। और तब तक हमारा दृश्य तैयार होगा मंचन का। आइए आनंद लेते हैं रावण और श्री राम के युद्ध का। सीते, अब वनवास की अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। अब मेरी संध्या का समय हो गया है। जी लक्ष्मण चले लकड़ी लेने, और ऐसा क्या हुआ जिसने श्री राम को आकर अचानक वो कह दिया जो शायद मर्यादा की पंक्ति कभी ना कहे। आइए श्री राम की पंचवटी में अचानक आए दूर पड़ा था। दुष्ट हृदय दारुण
हे सुंदर युवक, आपका अभिनंदन। मेरे इस दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष है या मानव संतान? देवी, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। बड़ा भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप कौन हैं? मैं आप राम, तो मैं राम कली हूँ राम। देवी, अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की एक लौती बहन और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी। मेरा नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। हाँ देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ? भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझे स्वीकार कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती हूँ। उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो यहाँ अकेला है ना? हाँ, इस समय तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा लक्ष्मण। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह। मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं हूँ। तो क्या हुआ? तुम यहाँ तो अकेले
अकेले हो ना? भूल जाओ अपनी पत्नी को लक्ष्मण और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस गंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे गंडक वन पे राज करेंगे। और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ वीर कुमार, और प्रति उत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। मैं इस गंडक वन की राजकुमारी हूँ। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया। तो तुम कौन हो? आपकी सुंदरता प्रस्थान करें। राम, ये कौन है राम? ये मेरी भार्या सीता है। जब तक ये अपूर्व सुंदरी वन में है, ये दोनों मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनको अपना असली रूप दिखाना होगा। और इस तरह सुर्पनखा लंकापति दशानन की सबसे छोटी बहन मीनाक्षी ने एक रुद्र रूप लिया और यही बना आधार राम रावण युद्ध का। लक्ष्मण, सावधान! प्रकार लक्ष्मण ने सुर्पनखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है।
वो अपने दर नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। अरे पुत्र देखिए, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वे। और जब इस तरह श्री राम गए उस स्वर्ण मृग के पीछे, तो वहीं हरण हुआ माता सीता का। और माता सीता को वापस लाने के लिए आज हम इस अंतिम दिवस, अंतिम चरण पर पहुंचे। QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israeli forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery which is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack. Egypt side to the other side. That means on the other side, and you
will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israel forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery which is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack. Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side. मैं भी देखा बम्बार्डरों में कितना साहस है। जय श्री राम। अरे ओ वानर, तू तो उस दिन मेरे हाथों से बच निकला था, आज तुझे बचाना फल क्या है? जय श्री राम।
QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israel forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery which is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack. Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals. सियावर रामचंद्र की मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय,
और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर,
पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण
समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे।
छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi is giving a big message on Vijayadashmi just ahead of Ravan Dahan, saying that the forces of casteist forces in the country must be burnt this Vijayadashmi. In fact, the live coverage there continues from Dwarka. Let's pick up the Nat sound as Prime Minister Modi जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं। अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय जय। और इस तरह मेघनाथ, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया। इस तरह सत्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side. Confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally,
making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. निकल पड़ी है नेताओं की सवारी, 24 की है किसकी कैसी तैयारी। बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं, चिंता करार किछु नहीं। हमारी तमाम योजनाएं एक एक बढ़कर के है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन रिपब्लिक भारत पर। Republic is the only channel who have been reporting from Israel's Iron Dome military defense system. Okay, we have to get down again. It's a missile. It's a missile has been fired. As you can see on the screen, there are missiles showing you. Alisha has been exclusively reporting from the ground zero that this was the Iron Dome system that has just now fired another missile. So these are the exclusive visuals that we are showing. The rocket that has been fired but has now been intercepted by the Iron Dome. A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva, and today, remember, is Vijayadashmi. This is the day that is celebrated throughout the country. Very, very symbolic, because this is the day of the victory of good over evil. And the Prime Minister, as the tradition is, takes part in these celebrations. He's moved that out of the national capital. He was at an event in Dwarka a little earlier. He addressed the gathering. And from there, the Prime Minister yet again has hit out at those who want to divide the country, divide all of us on the basis of caste. And he says that is the evil also that we should be fighting against. That entire speech of the Prime Minister, remember, was loaded with political symbolism. We at Republic will break down the larger import of what the Prime Minister has said and why this is so significant in the run-up to these winter elections in 5 states and the big battle of 2024. But first up, as always, the headlines. The Prime Minister has sent out a huge message. He says, burn the forces of caste divisiveness. Ashwini Vaishnav takes note of the BJP MP's complaint against Mahua Moitra. He says the issue is of grave importance. Subject is under investigation. The RSS chief launches a scathing attack on the Woke Brigade. He says beware of groups that want to divide the country. Following the court order, Kerala Temple Board has banned the RSS activities in temples. Israel continues to pound Hamas terror. 6 top commanders of Hamas are eliminated in the strikes. The French president is in Tel Aviv. He's saying, I support Israel's fight against terror. He also holds talks with Benjamin Netanyahu. It's a big relief for the former Pakistani Prime Minister. The government has suspended the sentence of Nawaz Sharif. But what does this mean for him? Do his problems go away or they only escalate? Details also of that on the show later. So the occasion is Dussehra, it is Vijayadashmi, but the Prime Minister has a message today for everyone, particularly for those who believe that in today's day and time, in today's aspirational India, an India that also, remember, has touched the south pole of the moon, we can divide the country on the basis of caste. Now, caste politics
has dominated conversation in the last few weeks to the last few months. And the India Alliance bloc really believes that that could just be their way to tackle Hindutva, and this could just be another Mandal versus a Kamandal fight that possibly could get kick-started. The Prime Minister has a message for all those forces who want to divide the country on the basis of caste, and he says you need to beware. He says we are entering a very, very important time in the country's history, and we must ensure that we do not let anyone divide us on the basis of caste. Before we get your reactions to how different political parties will be responding to that statement of the Prime Minister, first up, this is exactly what we heard from the Prime Minister minutes earlier. हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। Let's also get in our colleague Abhishek, who has more insight into that message from the Prime Minister. Abhishek, many would say that this is the Prime Minister time and again who's maintained that gone are the days when you can divide people, divide the country, Abhishek, on the basis of caste/region. And this is exactly what the Prime Minister said. And he said also, Abhishek, that we as a country need to be beware because these are going to be testing times. You're right, Deepthi, and Prime Minister there never misses an opportunity to carry social messages, and this one, of course, has a political connection as well. Remember, the opposition, particularly the Congress Party, and more specifically Rahul Gandhi, has been speaking about caste census, and they have effectively turned caste into an election issue. Heading into the general election cycle, we have seen Rahul Gandhi, for example, talking about Jitni Abadi Utna Haq. We have seen him talking about caste census as some kind of X-ray or MRI of the country's society. We have seen Nitish Kumar and the Bihar government coming out with a caste survey. And we have seen other state governments, particularly of those of the Congress party, talking about similar surveys in their respective states. And in that backdrop, Prime Minister has always maintained that caste is something which is a divisive issue, and the manner in which it is being projected can cause great harm to the society. So Prime Minister, using the opportunity of his Dussehra speech from the Ramlila Maidan, and where he was there as part of the festivities, and he used that opportunity to drive home the point that this is an issue which can really divide the country, can be detrimental to the social fabric and its integrity, and that while we burn the effigy of Ravan, we also should make sure that all the vices in the society, including the issue of caste, is also taken care of, symbolically speaking, metaphorically speaking, as 10 heads of Ravan go up in flames. Caste should also be one of them. So that's the message Prime Minister was giving in his address. Remember, as I said, he never misses an opportunity to impress upon social imperatives of the times. For example, day before yesterday, he was speaking at Scindia School centenary celebrations, and there also he asked those students to pick up 10 resolves or vows, including, for example, working on green climate, including working on organic and local products, including working on making sure that they pick up or adopt one poor family or one poor individual, and make sure that they as beneficiaries of all government schemes get those benefits.
So similarly, he has repeated those 10 resolves here in the speech. But the most important political takeaway was the one where he attacked the caste forces, peddling caste as an issue and trying to bring it to center stage, which he thought was very divisive. And Abhishek, this is coming on the same day where in newspapers today there are reports that both Ajit Pawar and Devendra Fadnavis have spoken of a caste survey in the state of Maharashtra, much on the lines of Bihar. And then does this also mean that this perhaps is the first and the clearest indication that is coming in from the BJP that they are not going to be indulging, not going to be promoting the idea of a caste survey / a census? Significant observation, Deepthi. So while Ajit Pawar, who's still new to the party as an ally, not the party but as an ally, he has taken a position in favor of the caste survey. I think Devendra Fadnavis has taken a little more nuanced position. He has not outrightly rejected the idea, but then he has not exactly endorsed the caste survey in Maharashtra as well. They are saying that they are grappling with the situation. The matter is in the court. But by and large, if you look at it, the BJP has stayed clear of this caste issue, and the Prime Minister, in fact, has led from the front in calling it a very divisive agenda from his stump speeches when he has spoken in Rajasthan and Madhya Pradesh. So obviously, if the Prime Minister is repeating his position on the divisiveness of caste as an issue, it's unlikely that BJP is going to pick it up, and I think that's how the political forces are going to be lined up, with the Congress party strongly batting for caste as 2024 election issue. And the BJP, of course, as exemplified by Prime Minister's comment today, they are going to see in this and project in this a force, an idea which can divide the nation, divide the society, and is not good for the country. Yes, and Abhishek, also importantly, the Prime Minister spoke about Garib. And, I think in one of his pre-election campaigns, I think it was Chhattisgarh, where the Prime Minister said कि गरीबी ही एक जाति है, गरीब ही एक जाति है, and that perhaps many said is the BJP's counter to the caste census / survey. Abhishek, for the moment, I'll just thank you briefly, but we'll reconnect shortly, Abhishek, because we'll also listen in now to how the opposition is wanting to respond to what the Prime Minister has said. Acharya Pramod Krishnam is also joining us right now on the phone line. Acharya ji, नमस्ते सर, एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन रिपब्लिक. आज बड़ा दिन है सर, विजयदशमी है, और ऐसे दिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत को, भारतवासियों को सतर्क रहना चाहिए, खासतौर से ऐसे फोर्सेस से जो हमें कास्ट के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड नहीं कर रहा है. क्वेश्चन ये है कि देश के हित में क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन क्या है. और जब हम देश का हित देखते हैं तो फिर बाकी जो चीजें हैं वो छोटी पड़ जाती हैं. और मुझे लगता है कि इस देश का एक विभाजन धर्म के नाम पे हुआ 1947 में. जब देश आजाद हुआ तो इस देश का विभाजन हुआ, और वो विभाजन का आधार धर्म था. लेकिन विभाजन का जो दर्द है, जो विभाजन का जख्म है, वो हमारे देश के ऊपर अभी तक ताजा है. विभाजन की विभीषिका का जो दर्द है वो हमारे दिलों में है. तो ऐसे में इस देश को बड़ी मुश्किल से हम आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े नेताओं ने काम किया, बड़े बड़े नेताओं का बलिदान हुआ. तो अगर धर्म के नाम पर विभाजन की विभीषिका हमने झेली है, तो अब जातियों के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए. और जातियों के नाम पर विभाजन हो या धर्म के नाम पर विभाजन हो, वो है तो विभाजन ही, है तो बंटवारा. अगर हम देश के अंदर, तो आचार्य जी, आपका ये संदेश राहुल गांधी के लिए भी है, जो कहते हैं कि कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस की बहुत जरूरत है देश में. नीतीश कुमार कहते हैं कि दिस इज द वे फॉरवर्ड. तो क्या आप कहेंगे कि ये तमाम जो नेता हैं, ये सब हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, रीजनल पार्टी जो हैं, जितने भी रीजनल पार्टी के नेता हैं, वो सब अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर भी हैं, बहुत पॉपुलर हैं और बड़े सम्मानित हैं. लेकिन वो कोई एक राज्य का नेता है, कोई
4-5 जिलों का नेता है, कोई 2-4 जिलों का नेता है, कोई एक जाति का नेता है, कोई 2 जातियों का नेता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो आरजेडी है, ना कांग्रेस पार्टी बीएसपी है, ना कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति की, एक धर्म की, एक वर्ग की नेता नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की पार्टी है। हमारे नेता एक जाति और एक धर्म की बात कभी नहीं करते थे, ना करनी चाहिए। कांग्रेस कभी एक जाति और एक धर्म की बात नहीं करते। ये एजेंडा जो है, ये एजेंडा कुछ अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये तो चमत्कार है कि वही पार्टी जो कास्ट के खिलाफ थी आज वो कास्ट सर्वे या सेंसस की बात कर रही है। तो आई एम श्योर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आचार्य जी, बट समय बहुत कम है एंड थैंक यू एंड सॉरी दैट आई हैड टू कट यू शॉर्ट देयर, but we look forward to speaking to you again and we'll track that story and much more as we quickly head into a break right now. On the other side, we are back with lots more. We'll also put our focus on what you've heard from Mohan Bhagwat earlier. He has launched a scathing attack on the woke brigade. He says beware of groups that want to destroy the country. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israeli forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery that is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack. Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side.
confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। The French President Emmanuel Macron was in Tel Aviv a little earlier, where he's met with the Israeli President and the Prime Minister to show France's solidarity with the country and to work on the release of hostages who are still being held in Gaza by the Hamas terror group. He's also met with the Israeli-French nationals who've lost their loved ones in the attack. An Israeli hospital official said that the two hostages released by Hamas were in a good condition with their families. These two hostages are aged 85 and 79, but their husbands still haven't been released. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. About the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given.
डरते हम, देश दुनिया ने देखा हमारा दम। दुश्मनों को करके बेदम, राष्ट्रहित में बढ़ते कदम, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israel forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery that is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack. Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side.
Prime Minister sends out a big message, says burn the forces of caste divisiveness. का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते। Ashwini Vaishnav takes note of BJP MP's complaint against Mahua Moitra, says issues of grave importance subject under investigation. उनका चलता है दुनिया में कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। ये अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। RSS chief launches a scathing attack on woke brigade, says beware of groups that want to destroy India. Following court order, Kerala Temple Board bans RSS activities in temple premises. Israel continues to pound Hamas terror. 6 top commanders of Hamas eliminated in strikes. France president in Tel Aviv to support Israel's fight against terror holds talks with Benjamin Netanyahu. Big relief for former Pakistan Prime Minister. Pak government suspends Nawaz Sharif's sentence. Good evening and thank you for tuning in. You're watching the news at 7:30. I'm Suesha Sawant, and the top story we get you as Israel fights war with Hamas and West Bank mounting pressure on Israel. Checkpoint 300, which is one of the busiest checkpoints connecting Jerusalem from Israel to Bethlehem in West Bank, has been closed for people from West Bank to enter Israel. Gursimran getting us this report for Republic Digital. Right now, Republic Media Network is reporting from the West Bank. We are on the border of Israel and the West Bank. The situation in the West Bank is also concerning for the Israel side, as we have witnessed that more than 19 people have been killed. And also, the Hamas terrorists, they have tried to activate their West Bank side as well. This is the checkpoint 300 that divides the area of the West Bank from the Israel side. And the visuals that we are showing you are from the ground zero. This is the checkpoint that divides the Israel side to the other side. That is the Israel side from the West Bank. And this is the wall on the Bethlehem side. That is on the other side is the West Bank. And the security has been beefed up. No one is allowed to go in or out from this side owing to the security scenario. And these are the walls, and this is the terminal, which is actually known as the Bethlehem city on the other side. And this side, it is the only the checking point, the transit point, which bears a deserted look nowadays, as no one is allowed to come from the other side, that is from the Bethlehem to the Israel territory, due to the situation that has erupted due to the war. And these are the checkpoints from where the official vehicles are crossing from one side to the other side. And important to mention that this area has always been a point of contention, because the Palestinian authorities have always objected and to the movement of the security forces of the Israel side. In the past also, there have been several clashes that we have seen here taking place in the West Bank, and the situation here is also worrisome. So this is actually what is happening when it comes to the situation of the West Bank, where the locals from the Palestinian side, that is from the Palestinians who are living in the West Bank, they are now not being allowed to come into this side, as
the situation of the war is in place in Israel and the borders have been locked. All the transit points have been sealed by the Israeli authorities and no one from the West Bank is coming to this side. And this big wall, this divides the side of the Israel from the West Bank. And on the West Bank side, the situation remains to be concerning for the Israel side. Gursimran Singh for Republic Media Network from West Bank. And even as Israel and Hamas are involved in their worst outbreak of violence in decades, one that has already claimed over 3,600 lives and likely will claim many more, Israel continues to pound Hamas terror. 6 top commanders of the Hamas who have been eliminated in these strikes. Here is Major Gaurav Arya's take on the same. Yeah, and friends, I'm Major Gaurav Arya and you're watching the latest news of the day. Let's take you very quickly to Israel. Israel has 3 intelligence agencies, ladies and gentlemen. So you have Aman. Aman is military intelligence. You have Shin Bet, which is domestic, and you have Mossad, which is foreign intelligence. And all of you have heard about Mossad, but just telling you in case you haven't heard about Shin Bet and Aman. All 3 equally good and equally professional. Shin Bet has created a small team of special forces commandos. Some guys doing research, some guys doing analysis. It's a small compact team, and this team has been given a kill list. As I understand it, this team has been given a kill list. And this kill list contains the name of all Hamas people who were involved in those dastardly attacks on the 7th of October. You know, this kill list contains those names. And I mean, this is what this is what the Prime Minister's office in Israel has done. It's actually told Shin Bet, create a team, send out the team, ask them to eliminate everybody. So this is essentially a kill list. So ladies and gentlemen, I hope you like this video. If you like this video, press the like button. And I'll see you again tomorrow with another fresh video. Till then, Jai Hind. Our team of reporters who have been on the front line getting you every single update as the war rages on. This next report filed by my colleague Alisha Nair from Sderot, where a missile that was fired to target Hamas terrorists from Israel also caused huge scale damage to many of those houses. Watch this report. Republic is reporting live in Sderot, and last evening where there were missiles, a constant missile that was fired by the Hamas terrorists. Some of them has been intercepted, but some has been hit hard at the houses in Sderot. As you can see on the visuals, it was the visuals of the last evening where there were missiles that really hit hard at the houses. The entire area has been cordoned off. The police has asked all the residents, but you can see the visuals how the complete house has been destroyed. You can see the ceiling, how really the missile that has been fired, the rocket that has been fired by Hamas terrorists has really hit hard at the houses of people. Fortunately, there was no people who were staying here, is what we have been told. But now the police has been, the IDF forces has been moving to each and every location. And the visuals on your screen clearly shows the destruction. The people who were living their normal life has been completely devastated. And now the people have been moved towards a safer side. But now the condition, as you can see, of the house after a missile that was fired by the Hamas terrorists last evening. This is not the only one place. We'll also go to the other place where you will see the same missile has been hit. As per the IDF, which has stated that there were multiple missiles. There were multiple missiles that was fired by Hamas terrorists last evening in Sderot, and what we saw, there was siren, there was alert, a red alert that was constantly given by. We were getting a siren, red alert. But after that, we saw that there were some of the missiles that was fired, and some of them were intercepted, but some of them has actually hit. And now we have been moving to a constant location, showing you the visuals from each and every area. The destruction that has been caused by the Hamas terrorists right after the missile that was hit. The visuals on your screen, as you can see, the ground plus 1 floor. The building this was hit last evening. The missiles that was fired by Hamas terrorists has really hit hard. You can see how it has been completely destroyed.
Now the police, the IDF is been moving apartment to apartment, building to building, and they've been trying to evacuate people who have been stuck. But now the entire area has been cordoned off. The complete area has been restricted. Hamas freed 2 Israeli women among more than 200 hostages taken during its October 7 assault. They were the third and the fourth hostages to be released. Now, according to officials, the group is still holding more than 200 hostages, including Americans and those of other nationalities. Here's the report. It's okay, let's go. It's okay? Let's go. Yes. You go with this one. Okay. You go with this lady? Okay. האמנתי שהרגע הזה יגיע, רציתי להאמין שהרגע הזה יגיע, זה לא משנה אם האמנתי או לא, זה מה שזה וזה הגיע. Hostages for a ceasefire deal? Why did you? We should have a ceasefire. Not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. I think the combination of Israeli military pressure and the diplomatic pressure is getting people out, unfortunately, not as quickly as we would like, but we think as that pressure is increased, we'll see more people being set free. Our understanding is Hamas is not releasing these people because suddenly they became humanitarians. Yes, I think your broadcast talked about this was a humanitarian gesture. These people aren't humanitarians. They are bloodthirsty killers. And if they are releasing people, it's because they're being compelled to do so by the pressure we're placing upon them. And as that pressure increases, I believe you'll get more people out. Afghanistan put on a superb batting and bowling display to hand Pakistan a stunning 8-wicket defeat in the Cricket World Cup on Monday. Chasing a 283-run target, Afghanistan were lifted by Ibrahim Zadran, Rahmat Shah and Rehmanullah Gurbaz as they scored 286 for 2 in 49 overs. Here's how they celebrated the win. Devotees flocked to the Dussehra temple in Uttar Pradesh's Kanpur to worship Ravana on the occasion of Vijayadashmi. The temple is said to be 125 years old and opens only on the occasion of Dussehra, and devotees come here to pray that their children acquire wisdom and power similar to that of Ravana. Watch this video. लगा दो और साथ अभी जब बांटेंगे हो गया आ जाओ
QS and THE, the world's foremost university rankings organizations have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given.
Thank you for staying with Republic. And well mentored under Ajay Jadeja in India, Afghanistan beat Pakistan yesterday. Man of the match Ibrahim Zadran dedicated this victory to Afghan refugees who are being driven out of Pakistan. Getting you all the details in this report. A sensational victory for Afghanistan. Rousing celebrations at Chepauk Stadium. Afghanistan stunned Pakistan with a thrilling 8-wicket victory at the ICC World Cup on Monday. It's the first time the fledgling cricket nation have defeated their neighbours, and the final score is their highest successful 50-over run chase. True to his word, Irfan Pathan celebrated the victory with Rashid Khan by breaking into a dance on the stadium, on the grounds. Ibrahim Zadran was named Player of the Match, and he dedicated the victory to Afghan refugees who are being driven out of Pakistan. I am feeling very great for myself, for my country, and I will say I want to dedicate this man of the match to that people who have sent from Pakistan to back home, Afghanistan. I want to dedicate this man of the match to those people. For the first time in ICC Cricket World Cup, Afghanistan team mentored by Ajay Jadeja and coached by Jonathan Trott defeated Pakistan, giving a much-needed shot in the arm to the team. There's a lot of emotions, a lot of passion. That's great. Let's just make sure we enjoy tonight. Make sure we look after each other. Let's make sure we enjoy this. Let's take the confidence from this. Enjoy tonight. I think Nabi, 10 overs for 31. Wow. No, first World Cup game, 3 wickets. All right. Very excited for you boys. I'm very happy, very excited. I'm very proud. What up, boys? Why? Always the team. Pakistan has hit the least number of sixes at the World Cup so far, and the out-of-form team has blamed their diet for the poor show. Maybe we want to eat more proteins and not that much carbs, but it's just that there's nothing we want to talk about it. It's just we really don't feel it if we are not hitting 6 or not 4. It's just that what are we doing for the team, and if we are winning matches, that's going to, unfortunately, last 2 matches we didn't play well and we accept it, but it's just that we have still 5 matches, inshallah, then we will go to semi-final, but it's just that how you play, how you prepare, and that's really matters. Afghanistan created ripples with their win over defending champions England last week, and on Monday the team from the strife-torn nation exceeded expectations by drubbing Pakistan with consummate ease, thus scripting one of the greatest victories in World Cup history. Sports Bureau, Republic TV. रूस यूक्रेन युद्ध या फिर गाजा का संग्राम, वैश्विक खबर में आगे रिपब्लिक भारत का नाम। दुनिया का कोई भी छोर, रिपब्लिक भारत का जोर। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We have been reported from the operational base of Israel Defense Force, and I'll just show you the visuals. Israel forces is in place here. There are Merkava tanks, there are artillery which is in place here, and they've been constantly making the strike towards the Gaza Strip. But as we know, the statement that came in from IDF and ISF that made an announcement that IDF has conducted an aerial strike on an underground terror cell of Hamas and Islamic Jihad terror operatives who were organizing an immediate terror attack.
Egypt side to the other side. That means on the other side, and you will find that some of the aircrafts also, they are moving in the area. That clearly shows that the preparations for the aerial recce. Aerial recce is also being done by the small aircraft. These are the UAV aircraft, the unarmed, the unmanned vehicles that are being used by the Israel side. These are the visuals of the aerial recce that is being done by the Israel side. So these are the exclusive visuals we are showing you from the ground zero in the Rafah, where the aerial recce with the UAVs being done by the Israel side.